पे चलते हैं अपन, और बात कर रहे थे अपन वुमेन क्रिमिनल लॉ की। तो कल अपन सिलेबस देखा था बेटे, है ना। तो सिलेबस आपने देख लिया था कल, एक बार मैंने सिलेबस सबको बता दिया था, एक बार फिर से मैं फटाक से बता के उस पर स्टार्ट करता हूँ ना। पहला था आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें था क्राइम अगेंस्ट वुमेन, नेचर, काइंड्स, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन अपन अभी देख लेंगे, नेचर देखेंगे, उसका प्रकार देखेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं क्या है वो हम देखेंगे। यूनिट सेकंड है मेजर हार्डशिप टू वुमेन एंड इंडियन लॉज, मतलब महिलाओं और भारतीय कानूनों के लिए बड़ी मुश्किलें क्या हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसमें आपने इसने क्या इंक्लूड किया है, रेप को किया है, सेक्सुअल हरासमेंट को किया है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन वर्क प्लेस, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मीनिंग प्रोटेक्शन अंडर इंडियन लॉज, ये इनने उसमें समाहित किया है। रेप माने बलात्कार होता है, और वर्क कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ यौन पीड़न है, और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मतलब महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के बारे में हम जानेंगे, और प्रोटेक्शन अंडर इंडियन लॉज, और भारतीय विधि के अंतर्गत क्या उनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, क्या उनको संरक्षण दिए गए उसके बारे में ना। थर्ड है पर्टिकुलर एंड जनरल ऑफेंसेस, सामान्य और विशेष अपराधों के बारे में जो महिलाओं संबंधित हैं, जैसे डाउरी डेथ है, असॉल्ट हमला है, अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, अप्राकृतिक अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। और फोर्थ यूनिट है स्पेशल ऑफेंडिंग एक्ट, विशेष अपमानजनक कृत्य के बारे में है कि विशेष अपमानजनक कृत्य में क्या आता है। तो हमने कहा इमोरल ट्रैफिकिंग माने ऐसा व्यापार जो अनैतिक तस्करी कहलाएगा। अनैतिक तस्करी मतलब अनैतिक व्यापार, और उसका सीधा एग्जाम्पल है आपका वेश्यावृत्ति के बारे में हम जानते हैं। वेश्यावृत्ति मतलब, अब उसको अभी मैं उसके बारे में डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन इतना हम समझ लें कि वेश्यावृत्ति मतलब वेश्यावृत्ति जिसमें अपने शरीर को बेचा जाता है, ठीक है, और बिना इच्छा और बिना अनिच्छा के, ठीक है। उसके बाद है उसमें आपका फीमेल फोर्टिसाइड है, मतलब भ्रूण कन्या भ्रूण हत्या, ये बहुत अपमानजनक है। किडनैपिंग एंड अबडक्शन, किडनैपिंग और अबडक्शन हम पढ़ेंगे 359 टू 369 ऑफ आईपीसी। और किडनैपिंग माने हम समझते हैं क्या, अभी तक हम किडनैपिंग समझते थे कि अपहरण, जबकि उसका मतलब होता है व्यापार, और अबडक्शन मतलब होता है अपहरण। किडनैपिंग होती है किड्स की, किड्स मतलब बच्चों की, और बच्चे भी कौन से बच्चे, यदि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम, और महिला है तो 18 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए, और उसको किसी संरक्षण से, मतलब किसी गार्जियनशिप के पास से, गार्जियन के पास से उसकी अनुमति के बिना कोई बेईमानी पूर्वक ले जाता है तो उसको क्या कहते हैं, किडनैपिंग कहते हैं। एबडक्शन मतलब अपहरण है, वो किसी भी उम्र के व्यक्ति का हो सकता है, उसको अपन देखेंगे, है ना। इसके अलावा है आपका फिफ्थ यूनिट है, इसमें क्रूरल्टी एंड वायलेंस है। क्रूरल्टी मतलब होती है क्रूरता, वायलेंस मतलब होता है हिंसा। और क्रूरल्टी एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मतलब हम देखेंगे क्रूरता सेक्शन 498A। दहेज हत्या की बात हमने पहले ही कर ली, दहेज हत्या सेक्शन 304 है, 4B है जो बाद में जोड़ा गया था, और सेक्शन 498A है, ये भी बाद में जोड़ा गया था, जो कि 2013 में संशोधन हुआ था आईपीसी में, उसको जोड़ा गया था, है ना। अब देखने वाली बात है क्रूरता मतलब क्या। क्रूरता मतलब होता है शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता, किसी प्रकार की क्रूरता हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। शारीरिक क्रूरता में हम देखेंगे मारपीट है, कपड़े या वस्त्र नहीं देना है, गर्मियों में कूलर और ठंडी हवा की व्यवस्था नहीं करना है, रहने के लिए स्थान नहीं देना है, बातचीत नहीं, सॉरी, मार पिटाई करना है, और भोजन नहीं देना है, ये आपका शारीरिक क्रूरता में हो जाएगा। मानसिक क्रूरता में आता है आपका टू एवरीवन प्लीज म्यूट कीजिए, सर की वॉइस नहीं आ रही है। अरे भाई, हमने तो देखो कान में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप लोग की आवाज़ ना आए, इसलिए सब लीगल एडवाइज़र हैं और सारे के सारे लॉयर्स हैं, बनने वाले लॉयर्स हैं, इंटेलेक्चुअल पावर आप लोगों के पास है, तो इसका उपयोग करते हुए अपने वीडियो तो आपने बंद कर ही रखे हैं, अपने ऑडियो को भी बंद कर लीजिए ताकि आप मेरी आवाज़ को अच्छे तरह से सुन पाएँ, ठीक है। अब सबने बंद कर ली क्या सोनल? बंद कर लिए तो मैं आगे चलूँ। तो बात चल रही थी क्रूरता की, तो क्रूरता में हो गया शारीरिक, मानसिक। मानसिक मतलब जैसे मानसिक क्लेश पहुँचाना, पति पत्नी से बात नहीं करता है, उपेक्षा करता है, 10 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करता है ना, और उसके माँ बाप, उसके भाई में, उसके परिवार वालों को भला बुरा कहता है, जब देखो तो आए दिन खरी खोटी सुनाता है। तो ये मानसिक क्लेश है जो महिलाओं को अंदर तक दुखी कर देता है, परेशान कर देता है, क्योंकि एक जो बेटी है, एक बहन है, या एक लड़की है जो माँ है अभी, या सास बन गई है, लेकिन पहले वो जिस घर में रही है, आप सोचिए ना कि आप लगभग सभी घरों में, जब से अपना भारत स्वतंत्र हुआ है, हमने
प्रोग्रेस की है, तब से हर लड़की का विवाह जो है कब होता है, लगभग 30, 20 या 25 के बाद ही हो रहा है। और जो अच्छे कुलीन घर हैं जिनमें तो जब तक लड़का को सेटल ना हो, बैड सेटल, तब तक उसका इंतजार किया जाता है। 35-40 तक की उम्र में आजकल विवाह हो रहे हैं। अब आप थोड़ा सा अंदाज लगाइए कि हम एक पौधा लगाते हैं, उस पौधे को हम सींचते हैं, बड़ा करते हैं, और उसको यदि एक स्थान से दूसरे स्थान में हमको लगाना है तो हमको तकलीफ होती है। उसको संभलने में 3 से 4 दिन, 1 हफ्ता, कई बार तो संभल ही नहीं पाता है। यहाँ तो पेड़ है जो, जैसे आपने देखा होगा, पेड़ को भी ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं, पेड़ को भी एक स्थान दूसरे स्थान पर लगाते हैं, उनकी लेकिन उनकी जीवित रहने की संभावना कम से कम हो जाती है। ऐसे ही महिलाएं हैं जिसने एक घर में जन्म लिया है, जिसको हमारा समाज कहता है वो उनका घर नहीं है। पति का घर कहता है तुम तो अपने घर से वहां से आई हो, तो उसका घर कौन सा है वो समझ नहीं पाती है। ऐसी लड़की जहां जिसके साथ अति प्रेम का व्यवहार किया जाता था, उसकी इच्छाएं, अनिच्छाएं, आकांक्षाएं, उपेक्षाएं, अपेक्षाएं, सब का ध्यान रखा जाता था, लेकिन एक ऐसे घर में पहुंच जाती जहाँ पे उसको कोई भाभी कह रहा है, तो कोई देवरानी कह रहा है, तो कोई जेठानी कह रहा है, तो कोई चाची कह रहा है, तो कोई मामी कह रहा है, और सबके ढेर सारे रिश्ते उसके साथ एक साथ जुड़ रहे हैं। मतलब सिर्फ अपेक्षा ही अपेक्षाएं, अपेक्षाएं अपेक्षाएं, अपेक्षा सब कर रहे हैं उससे, लेकिन उपेक्षा हो रही है उसकी, उसके लिए उसकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अब आप सोचिए, एक पति के सहारे एक लड़की अपने घर को छोड़ के वहां जाकर रहती है, पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, सासू ससुर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, घर वाले उसका अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो रहेगी कैसे? तो उसका जीवन दुभर हो जाता है। और उसके ऊपर से ये बुरा व्यवहार यदि पति करने लगते हैं, प्रताड़ना करने, तो ये जो क्लेश है, मानसिक रूप से क्लेश जो हो रहा है, ये उसके दिल को अंदर तक आहत करता है, और कई बार तो इतने तक आहत कर देता है कि महिला सुसाइड तक कर लेती है, आत्मदाह कर लेती है और मर जाती है ना। तो ये मानसिक क्लेश क्रूरता में आता है। वही हो गया, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, और लास्ट है आपका कौन सा वाला, आर्थिक। आर्थिक रूप से हर एक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उसकी शरीर से संबंधित आवश्यकताएं होती हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित आवश्यकताएं होती हैं, और भी बीमारी दुखी है, डिसीज़ हैं, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं जिनके, या कोई परेशानी हो सकती है जिनके लिए आर्थिक, फाइनेंशियल या आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। वो उसको उपेक्षित किया जाए, उसके साथ होने वाले, उसको हल्का हल्का बुखार बना है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, या अन्य कोई आवश्यकताएं हैं जो महिला उच्च कोई प्रॉब्लम्स हैं, गायनिक कोई प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान ना देना, उसके कहने पर के बावजूद भी उस पर ध्यान ना देना, उसका स्वास्थ्य के गिरता जाना, काम उसका पूरा लिया जाना, और समय समय पर उसको प्रताड़ित करते रहना, तो ये क्रूरता की श्रेणी में आएगा। और इसको इतना इंपॉर्टेंट माना गया कि 304B जो दहेज हत्या है, उसमें इस पॉइंट को रखा गया है। ठीक है, अब हम वो सब डिटेल में देखेंगे, तो अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा था आपको। ठीक है, ये 5th यूनिट में रखा गया है। और एक और रखा गया है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, जो महिलाओं के साथ सामान्य रूप से हर घर में लगभग, जो संभ्रांत नहीं है, जो अच्छे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे घर नहीं हैं, असभ्य घर हैं, वहाँ पे उनके साथ तू तड़ाके की भाषा का उपयोग किया जाता है, मारपीट की जाती है, खाने को भोजन नहीं दिया जाता है। और वैसे भी हमारी महिलाएं इतने बड़े दिल की होती हैं कि आज भी जिन भी घरों में महिलाएं खाना खिलाती हैं अपने पुरुषों को, अपने बच्चों को, तो पहले सब उनको अच्छे से खिला देंगी, उसके बाद जो बच जाएगा, हम सब ने देखा है, हम सब ने अपनी माताओं को देखा है कि जो बच गया या नहीं भी बचा तो वो कभी उफ नहीं करती हैं, और जो है बड़े प्रेम से खाती हैं, और खिला मतलब बनाते बनाते ही उनको खिलाने में आनंद आता है। ये भारतीय संस्कृति है। ऐसी महिलाओं के साथ अत्याचार हो, उनके उपेक्षित किया जाए, उनके विकास को अवरुद्ध कर दिया जाए, तो ये कहाँ की समझदारी और जिम्मेदाराना हरकत है? ये जिम्मेदाराना हरकत नहीं है। तो वुमेन क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत ये हम देखेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत, है ना। अब आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, पहला पार्ट है इसका, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, नेचर, काइंड्स के बारे में हम देखेंगे कि महिलाएं जो हैं, आप लोग सब बुद्धिमान हैं, अपने पास साथ में सोनल श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, ये भी LLB फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हैं, लेकिन जर्नलिज्म में इनका अच्छा खासा रुझान है, महिलाओं के प्रति बड़ी जागरूक रही हैं और उनके लिए लड़ती भी रही हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, एक और बात, आप जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में आए हैं, वो ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कितनों की मदद कर सकते हैं, कितनों को सुझाव दे सकते हैं। और जैसे एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे ही आपका लॉक हो जाएगा,
आप लॉयर हो जाएंगे, आप सनद के लिए अप्लाई करेंगे, आप एक घर के बाहर एक तख्ती लगा देंगे, एडवोकेट फलाना। तो इसका इतना प्रभाव है कि कभी भी एसपी या डीएसपी रैंक का भी बंदा या कोई पुलिस ऑफिसर भी आपके घर पे आता है तो बिना सर्च वारंट के आपके अंदर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने बोलने की स्पीड इसलिए कम रखी है ताकि मेरा हर एक शब्द आप सुन पाएं और स्पष्ट समझ में आ पाए। अपनी बात चल रही थी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अभी मैं आपको बता रहा था कि आप यदि बन जाते हैं एडवोकेट तो उसका अपना प्रभाव है। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे काला कोट पहन के, तो लोग आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। वो जानते हैं कि आप जैसे ही लॉयर बनते हैं आप ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, मतलब आप कोर्ट के एक ऑफिसर हैं। भले ही आपको वहां पे कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलेगा 5 साल 2 साल 3 साल, जब तक नहीं मिलेगा नहीं मिलने दो। लेकिन मैं आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, जो लॉ के फील्ड में आए हैं इसमें सबसे अच्छा यदि कोई प्रोफेशन है तो वो है लॉयरशिप। नॉट मजिस्ट्रेट बनना, ना मजिस्ट्रेट है इतना महत्वपूर्ण, ना आपका कोई लीगल एडवाइजर बनना या किसी की प्राइवेट वकील बनना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट और पावरफुल है वो है एक वकील जो अपने हिसाब से अपना काम करता है। इंडिपेंडेंट लॉयर जिसे हम कहते हैं, किसी के भी लड़ सकता है, किसी के लिए भी रिट लगा सकता है, अपने लिए लड़ सकता है, दूसरों के लिए लड़ सकता है और बिल्कुल लीगल और बड़ी पावर के साथ लड़ सकता है और उसकी बात को लोगों को मानना पड़ेगा यदि वो लीगल है तो। ठीक है, अभी इतना पर्याप्त है। अब अपन आ जाते हैं वापस क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड नेचर के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखें कि नेचर किस टाइप का है, महिलाओं के साथ किस तरह का अपराध होते हैं। तो स्पष्ट है कि उनकी परिस्थिति के अनुसार, उनके स्ट्रक्चर के अनुसार या आज तक जो हमने देखा है उनकी सुंदरता के और खूबसूरती के आधार पर सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं उनके ऊपर सेक्सुअल अटैक होते हैं, मतलब यौन अपराध उनके ऊपर होते हैं। कार्यस्थल पे होते हैं, आपके घर से निकलते ही होते हैं। एक छोटी सी और गहराई में जाएं तो जो सारे अपराध हो रहे हैं उनके ऊपर, जो हम नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर है लैंगिक या सेक्सुअल टाइप के उनके ऊपर अपराध होते हैं। और उनके नेचर में हम देखा जाए तो स्त्रियोचित अपराध उनके ऊपर होते हैं। प्रकार तो हम देख ही लेंगे। इससे इंपॉर्टेंट बात है, हम यदि थोड़ी सी दृष्टि डालें कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है क्या, कौन सा क्राइम हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, क्या कोई क्राइम हो रहा है। तो आप लोगों को अभी चूंकि क्लास में होते हैं, आप लोग जब आमने सामने होते हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, उसमें तमाम बच्चे आंसर भी देते हैं कि सर ये अपराध होता है, वो अपराध होता है, ये अपराध। यहाँ पे आपको बोलने का मौका नहीं है, इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आज जानता हूँ कि आप लोगों को सबको आइडिया है, जो लड़कियां हैं उनको भी आइडिया है, लड़के हैं उनको भी आइडिया है कि इस टाइप के अपराध यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन अपन बात करेंगे आज कि वुमेन के खिलाफ आखिर कैसे अपराध हो रहे हैं। तो देखने लायक बात यह है कि जब से जन्म लेती है, हम तो ये कहते हैं जन्म से पहले से अपराध महिला पर शुरू हो जाता है। फोर्टिसाइड एक्ट क्या है? सेक्शन 312 से 317 आईपीसी में डिफाइन किया गया है कि एक गर्भवती महिला के गर्भ में यदि कन्या भ्रूण है तो उसकी हत्या कर दी जाए, उसको जन्म ही ना लेने दिया जाए। तब जाके फोर्टिसाइड एक्ट बनाना पड़ा, उस पर जुर्माना करने पड़े। न्याय ये सोनोग्राफी सेंटर्स पे रिस्ट्रिक्शन लिखा रहता है वहाँ पे कि यहाँ पे कन्या भ्रूण परीक्षण करना अवैध है और इसके लिए 1 वर्ष तक का कारावास, फलाना जुर्माना इतना है, लिखा हुआ आप सबने देखा है, सबका अनुभव है। ऐसा मैं मान लेता हूँ, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं मुझे आवाज़ नहीं आ रही है और उसको सुन भी नहीं रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। तो कन्या भ्रूण मतलब पेट में जब बालक आया तो उन्होंने चेक कराया कि इसका लिंग क्या है, उन्होंने कहा स्त्रीलिंग है तो उसको नष्ट कर दो, मार दो। मतलब जन्म से पहले ही अपराध शुरू हो जाते हैं। मतलब माँ के गर्भ में आई है और उसके ऊपर अपराध शुरू हो गए हैं। कितनी विडंबना है। जिस माँ के कारण ये संसार है, जो एक आगे आने वाले समय में एक पूरे परिवार, एक पूरे कुटुंब, पूरे एक राष्ट्र का निर्माण करने वाली होगी, उसको तुमने पेट में ही नष्ट कर दिया, उसके माँ के गर्भ में ही नष्ट कर दिया। तो पहला अपराध उसका सबसे पहले हो जाता है। उसकी कन्या जब भ्रूण हत्या कारण मतलब पेट में आई है, गर्भ में आई है और उसकी भ्रूण हत्या हो जाती है, तो पहला अपराध तो माँ के पेट में हो रहा है। उसके बाद यदि जैसे तैसे करके वो बाहर आ भी गई, जन्म ले लिया उसने, तो अब उसके जन्म के साथ ही उसके परिवार वाले एक मातम मनाना शुरू कर देते हैं कि यार लड़की ने जन्म ले लिया। अब स्थिति बदली है। यदि ऐसा मत कहना, आप लोग कई लड़कियां भी होंगी नहीं सर हमारे साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार होता है, बिल्कुल सही है। अब काफी कुछ चेंज हुआ है, अब परिवारों में लड़कियों के जन्म पे भी ढोल धमाके और नगाड़े बजाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां, क्योंकि लोगों की सोच खुली है।
उस सोच के पीछे कुछ और भी था। हमारे पुरातन संस्कृतियां और परंपराएं और रूढ़िवादी विचारधाराएं भी थी कि यदि जिस घर में बेटी जन्म नहीं लेगी और बेटे का जन्म नहीं होगा तो फिर वो अंतिम संस्कार कौन करेगा, पितृऋण कैसे चुकेगा और देवऋण नहीं चुक पाएगा हमारा। ये सब बातों के कारण भी वो ऐसा सोचते थे कि सिर्फ लड़की ही पुत्र ही जन्म ले। जबकि मैं आपको बता दूं बेटे, आप लोग सब जानते भी होंगे जो साइंस के स्टूडेंट हैं, कि लड़की का जन्म होगा या लड़के का जन्म होगा ये माँ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है पिता के ऊपर। पिता के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, और लड़कियों में सिर्फ क्रोमोसोम एक्स होता है। जो एक्स जो प्रतीक है वो लड़कियों का है, वाई जो प्रतीक है वो लड़कों का है। जब इनका आपस में निषेचन क्रिया होती है, संयोग होता है, तो एक्स एक्स बना तो लड़की का निर्माण होता है और एक्स वाई बना तो लड़के का निर्माण होता है। अब इसमें महिला का योगदान सिर्फ एक्स एक्स का है और एक्स वाई का योगदान तो पुरुष का है। इसमें तो ये महिलाएं तो कहीं से कहीं तक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि लड़की को जन्म दिया है, लड़के को जन्म नहीं दिया। जबकि हमेशा उल्हाना किसको दिया जाता था? महिला को दिया जाता था। उसको मारा पीटा जाता था, उसको घर से निकाल देते थे, लड़के की दूसरी शादी विवाह कर दिए जाते थे और वो उस लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था कि भाई ये तो बारिश ही नहीं दे सकती है, कुटुंब बढ़ेगा कैसे आगे, हमारा देव ऋण पितृत्व रह जाएगा। ये भ्रांतियां धीरे 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 समाज ने विकास किया, साइंस ने डेवलपमेंट किया, साइंस ने खोज के निकाला, तब जाके आज लोगों को क्लियर है कि क्या है, पुरुष उसके लिए जिम्मेदार है, महिला उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये अत्याचार में थोड़ी सी कमी आई है। सेकंड पॉइंट आता है कि महिला ने जन्म ले लिया है या जन्म ले लिया है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, तो यदि घर प्रॉपर नहीं है, क्लीन नहीं है, तो उस लड़की के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता था। मतलब लड़कों के साथ अलग, लड़कियों के साथ अलग। लड़कों को सारे ऐशो आराम है, सारी सुविधाएं हैं, लड़कियों को ऐशो आराम नहीं, वो काम में लग जाएगी, एक बाई की तरह काम में लगी है। पिता आ रहा है, माता आ रही है, बहन आ रहा है, सॉरी बाहर से कोई मेहमान आ रहा है, लड़का पढ़ के आ रहा है, तो वो उनके साथ बुरा व्यवहार करता था। पानी ले ला के दे, खाना ला के दे, पैर दबाए, झाड़ू पोछा करे, बर्तन मांजे, सारे काम वो इस टाइप करेगी। और यदि उसने कुछ कहा तो उससे ये कहा जाता था कि भाई तुमको यही काम सीखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके तुमको ससुराल में जाना है, वहाँ पे यही तो करना है, तुमको पढ़ने की आवश्यकता क्या है। दूसरा अपराध यहाँ हो रहा है। फिर तीसरा, मान लो अच्छे घर वाले हैं, वो पढ़ने लिखने उसको स्कूल भेज देते हैं, तो स्कूल में भी पहले बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता। अब यहाँ अपराध का जो प्रकार है या जो नेचर है वो बदलने वाला है। यहाँ पे लड़कियां घर से निकली, सुंदर है या सुंदर है जैसा भी है, तो वो कम उम्र से ही उसके पीछे लड़के, बदमाश और अन्य लोग जो इस तरह से अपराधी हैं उसको उस दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। उसके घर से लेके स्कूल तक जाना, स्कूल से लेके घर आना, घर से बाहर निकलना दूभर कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। उसका पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं नहीं तुम्हें पढ़ाना नहीं है, बस इतना पढ़ाई बहुत हो गई, तुम्हारी शादी करेंगे, विवाह करेंगे। फिर एक तलवार उसको, मतलब गलती उसकी नहीं है, तलवार फिर भी उसके ऊपर लटक गई। कोई आशिक है, कोई दीवाना है, कोई पागल हो गया है उसके लिए और उसको प्रपोज कर देता है, वो मना कर देती है, तो वो दीवाना पागल उसके ऊपर एसिड फेंक देता है कि तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती। मतलब उसके चेहरे पे एसिड फेंक देता है। सोचिए जरा कितना भयानक कृत्य है कि उसका उस चेहरे को जला दिया जो ईश्वर ने दिया था उसको। और उसका परिणाम देखिए, उस लड़के का कुछ बिगड़ेगा, पकड़ में आएगा, तब दंडित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, सेक्शन 320 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। ग्रीवियस हर्ट है क्योंकि वो पूरा चेहरा उसका झुलस गया है, आंखें इधर उधर हो गई हैं, नाक टेढ़ी बेड़ी हो गई है, दांत बाहर निकल के आए हैं। जो कितनी खूबसूरत लग रही थी, आज वो खुद का चेहरा दर्पण में नहीं देख पा रही है। ऐसा नहीं मैं कहानी सुना रहा हूं, आपने ये सारी की सारी चीजें अपने समाज में देखी हैं आए दिन। सत्यमेव जयते में तो कुछ थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की थी आमिर खान ने, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अपराध आज भी। क्राइम रिपोर्ट देखो आप, नेशनल क्राइम रिपोर्ट उठा के देखो क्या हालत हो जाती है। बीभत्स हो गया है समाज। रेप देखो, मर्डर देखो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार देखो, क्या नहीं है भरा पड़ा है। अब अपन बात कर रहे हैं तो उसको ऊपर एसिड डाल दिया। अब एसिड डाल दिया मतलब उसका जीवन उस लड़की का प्रारंभ होते ही खत्म कर दिया है। वो अपना मुंह छुपा के घूम रही है, जबकि मुंह किसको छुपाना चाहिए था? जिसने अपराध किया है। वो मुंह छुपा के घूम रही है, मुश्किल से बच जाती है, उस तीव्र पीड़ा में से बाहर निकल के आती है। समाज के लोग उसको बुरी दृष्टि से देखते हैं, घर वाले उसको
बहुत सहानुभूति रखते हैं, लेकिन धीरे 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 वो भी कब तक करेंगे भाई, माँ बाप जिंदा नहीं रह सकते हर समय तक। तो वो उनको एक टेंशन हो जाता है कि हम इसकी शादी कैसे करेंगे, हमारे बाद इसका क्या होगा। उस दुख में, उस पीड़ा में माँ बाप तड़पने लगते हैं। सोचिए जरा, आप सोच सकते हैं, आप सोचने के लिए मजबूर हैं कि सोचें इसके लिए। वो उसको जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो जाता है। आज भगवान ने हमको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, स्वस्थ शरीर दिया, सब कुछ दिया है, और इसके विपरीत यदि हो, जरा सी हमको सर्दी हो जाती है, जरा सा हमारा सिर दर्द करता है, जरा सा हमारा पेट दर्द करता है, या हमको पहुंच आ जाती है, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। अब उसका जीवन आजीवन, उसका चेहरा वैसा विद्रूपित रहने वाला है, उस विद्रूपित चेहरे के साथ उसको रहना है। सोचिए जरा, उसका जीवन कितना मुश्किल हो गया। और कहीं नौकरी करने जाती है तो लोग उसको अजीब तरीके से देखते हैं, मतलब उसका गलती नहीं है, उसके बाद भी उस गलती का पनिशमेंट उसको आजीवन मिलने वाला है, और वो भोगती है। कुछ 2-4 या 1-2% महिलाएं हैं जो उसके बाद संघर्ष करके अपना एक मुकाम हासिल करती हैं, सब नहीं कर पाती। सब में वो स्टेमिना नहीं होता है, सब में वो सहन शक्ति और वो एम प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती है। सब एक से नहीं होते। हम कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये बात सही है। तो मुश्किल से, तो जैसे तैसे मान लो, अब इस पॉइंट को हम हटा दें कि भाई उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, सॉरी 320 का अपराध नहीं हुआ है ना, मतलब 320 मतलब 320 सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहत्या का व्यवहार नहीं हुआ है, बच गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, मान लो ये तो एक तरफा था, उसने एसिड डाल दिया, मान लो दोनों तरफा उनको प्यार हो गया है, प्रेम है। इस समाज की बात कर रहा हूं मैं, तो समाज के ठेकेदार खड़े हो जाएंगे उनको मारने के लिए। हरियाणा और राजस्थान की घटनाएं सुनी है आपने, मतलब उनको जिंदा जला देंगे, जिंदा मार देंगे, घर वाले ही मार देंगे। मतलब अत्याचार की लेवल देखिए आप। वहां से बची, या मान लो उसको प्रेम हो गया है और वो उस व्यक्ति के साथ अपना ग्रह गृहस्थी बचाना चाहती है, उसके साथ जीवन यापन करना चाहती है, तो अब समाज के ठेकेदार खड़े हैं सामने साहब। उनकी रीतियां हैं, उनकी कुरीतियां हैं, उनकी सभ्यताएं हैं, उनकी संस्कृति है, उनके घरों का सम्मान है, और उसके चक्कर में उसकी आड़े उनको नष्ट कर देंगे, मार देंगे साहब। मान लो बच भी गए, नहीं मारा उनको, तो अब उनका एक साथ रहना समाज को अखरता है। तमाम प्रकार की समस्याएं सामने आ जाती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो दिखता है ऐसा नहीं है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ है, सब कुछ व्यवस्थित है, पर हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करके अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। हर एक चीज की लिमिट है हमारे यहाँ, यदि लिमिट से आप बाहर जाएंगे तो उसका हमें नुकसान होगा। जैसे मैं कहता हूं, कुछ कहते हैं लोग ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी ज्यादा पीना चाहिए का मतलब क्या है? अति सर्वत्र वर्जेत। अति तो किसी भी चीज की नहीं होना चाहिए, पानी भी जहर बन सकता है। एक व्यक्ति अति पानी पीता था, उसकी जो इंटेस्टाइन है, आंत है, वो बह गई, पानी से निकल गई बाहर। हर चीज की लिमिट होनी चाहिए, हर चीज की लिमिट है, हर चीज लिमिट में वर्क करती है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पहले 100 साल की उम्र होती थी तो उसमें 25-25 साल के आधार पर उनको विभाजित किया गया था। और संन्यास भी है हमारे यहाँ, वानप्रस्थ भी है, गृहस्थ आश्रम भी है, बाल्यावस्था है जहाँ फिर हमको पढ़ाई करनी है, फिर गृहस्थ आश्रम में जहाँ पत्नी पत्नी बच्चे और उनका पालन पोषण करना है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ मतलब धीरे धीरे इनसे बाहर आना है, और फिर संन्यास मतलब अब मुक्त होना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमारा पूरा निश्चित है, और 16 संस्कारों से युक्त भारतीय संस्कृति है, जिसमें गर्भधारण से लेकर आपका अंतिम संस्कार तक ये 16 संस्कार हैं। तो अब मैं बता रहा था आपको, अभी जो बता रहा था वो ये था कि विवाह हो गया, जैसे तैसे उनका जीवन यापन हो रहा है, फिर जिस परिवार में उनको एक्सेप्ट किया है, तो वहाँ पे जहाँ पे वो बहू बन के गई है, गृहस्थी उसने संभाली है, तो वहाँ के लोगों का व्यवहार उसके साथ पराया हो जाता है। वो कहते हैं बहू है, ये हमारी बेटी है, बेटी के साथ व्यवहार अलग, बहू के साथ अलग। ये एक बहुत 36 का आंकड़ा रहता है सास और बहू का, हमेशा से रहा है। जहाँ बहू अच्छी है तो वहाँ सास गड़बड़ होगी, जहाँ सास गड़बड़ है वहाँ बहू अच्छी होगी। मतलब कोई ना कोई आपस में 36 का आंकड़ा लिए रहते हैं, वो आपस में माँ बेटी से व्यवहार कर ही नहीं पाते हैं। पता नहीं कुछ है इसमें।
कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि उसमें मन से वो जुड़ नहीं पाते हैं, मन से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये मेरी माँ जैसी है और ये मेरी बेटी जैसी है। जबकि वो चाहते हैं, हर एक बेटी चाहती है कि उसके माँ बाप आनंद में रहें, सुखी रहें, जो भाभी आए उनको प्रेम करे। आप देखना, एक महिला अपने मायके में फ़ोन लगा लगा के माँ की तबीयत तो पूछती है, लेकिन वहीं सास बिस्तर पर पड़ी है तो उसको नहीं पूछेगी। यदि हर एक बेटी अपनी सास का ध्यान रखना शुरू कर दे, अपने सास ससुर का ध्यान रखना शुरू कर दे, तो किसी बेटी को यह नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरे माँ बाप कैसे हैं। मेरे माँ बाप तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि मेरी भाभी भी तो अच्छी है, भाभी तो बेटी जैसी हो गई है, मैं यहाँ पे बेटी जैसी हूं तो वो भी बेटी जैसी होगी। तो ये जो चीज है ना, आराम से खत्म हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब अत्याचार हो रहा है, सास ससुर यदि उसको विवाह करके लाए हैं और उनके मन में लालच है कि इससे दहेज की मांग और की जाए, तो दहेज की मांग करते रहेंगे जब तक कि वो अपनी आत्महत्या न कर ले, उसके घर वाले कंगाल नहीं हो जाएं, या जैसे तैसे जीवन यापन ना होता रहे। ऐसा हर घर की नहीं है कहानी, कुछ घर की कहानियां थी बहुत ज्यादा मात्रा में। बीच में तो एक दशक था जब दहेज हत्या के इतने मामले हुए, हर दिन आए दिन दूसरे दिन खबरें आती थी पेपर में, फलानी बहू जल गई, स्टोव फट गया, गैस सिलेंडर फट गया, पेट्रोल फट गया और मारी गई, या उसने आत्महत्या कर ली, या वो पंखे से लटकी मिली, वगैरह वगैरह। लेकिन अब इसमें कुछ सुधार आया है। तो मैं आपको जीवन श्रृंखला बता रहा हूं कि जन्म से पहले से लेके जन्म के मृत्यु पर्यंत तक उस महिला को एक संरक्षण में रहना पड़ता है, बंधनों में रहना पड़ता है, अत्याचारों को सहना पड़ता है। तो अभी अपन कहां तक पहुंचे हैं कि विवाह के बाद सास ससुर का अत्याचार बच गई, मान लो दहेज लोलुपों ने मतलब जो दहेज के लालची हैं, उनने उसको नहीं मार दिया, उसके बच्चों ने जन्म ले लिया। यदि भाई लड़की ने जन्म ले लिया है तो उसको ताने जिंदगी भर मिलने वाले हैं, लड़के ने जन्म लिया है तो लड़के का पालन पोषण में लगी है, सबके पालन पोषण में लगी है, सबका ध्यान रखती है, फिर अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। अच्छा भाई यदि वो जॉब भी कर रही है कहीं, तो एक एक्स्ट्रा डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है, जिसमें वो घर का काम करती है, अपने माँ बाप का काम करती है, अपने पति की सेवा शुश्रूषा करती है, अपने बच्चों को स्कूल जाने से टिफिन से लेके और फिर जाके ऑफिस में काम करती है, और वर्किंग प्लेस पे जहाँ जा रही है वहाँ पे भी मन चले बैठे हैं, बॉस बैठा है, साथी बैठे हैं जो उसकी खूबसूरती पे टीका टिप्पणी करते हैं, अश्लील मैसेज करते हैं, छूने की कोशिश करते हैं, कई बार उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं। तो वो सब चीज़ें हमको देखनी है अपने आईपीसी के आधार पे, सीआरपीसी के आधार पे, जनरल जस्टिस के आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, लेबर लॉ के आधार पे, जो भी है उस हम देखेंगे। तो इसके बाद बच्चों के संरक्षण में रहती है, बच्चों के हिसाब से उसको रहना है, क्योंकि वो माँ है, बहन है, बेटी है, बाहर जाएगी तो उसके साथ अत्याचार हो सकता है। फिर धीरे धीरे मान लो उसका पति मर गया, या वो पति से पहले मर गई तो कोई बात ही नहीं है, पति मर गया तो फिर वो विधवा हो जाती है, विधवा के हिसाब से उसको रहना है, कोई सास श्रृंगार नहीं, तमाम चीज़ें हैं जो मैं इसमें नहीं ले पाया। इसका लेक्चर कम से कम 10 दिन का हो सकता है, इतना कुछ उसमें अपन कह सकते हैं, लिख सकते हैं, एक किताब इस विषय पर लिखी जा सकती है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन क्या होता है। ठीक है, आज का टाइम अपना ओवर हो गया है, अपन कल मिलते हैं, है ना, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।